हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द सुपर कंटेंट क्लास। आज की क्लास जो है वो भारतीय संविधान का पार्ट 2 आपको देखने को मिल जाएगा। हमने पहले पार्ट में देखा है कि अनुच्छेद 51 तक देख लिए हैं। इसके बाद हमको 51A में देखना है। 51A में आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें, कुछ जानकारियाँ हैं उसको बता देते हैं। यहाँ से आप देख रहे होंगे भारतीय संविधान का जो पार्ट है, बेयर एक्ट से जितने भी सवाल बनते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। इस समय अभी जो चल रहा है वो अनुच्छेद चल रहे हैं। इसके बाद और भी सारी चीज़ जैसे कि पार्ट वाइज चलेंगे, चैप्टर वाइज सारी चीज़ों को आपको कवर करा दिया जाएगा। इसके पहले तो जान लेते हैं कि सभी परीक्षाओं में यहाँ देख रहे होंगे कि आपके लिए 1, 2 से 3 नंबर एकदम यहाँ से पक्का रहता है कि कहीं ना कहीं पे आप देख रहे होंगे जितने भी एग्ज़ाम देते होंगे वहाँ पे आपको अनुच्छेद से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल जाती होंगी। 2 से 3 जो है प्रश्न वहाँ पे बनने एकदम निश्चित होते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपको कुछ समय बाद हम व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अभी यहाँ पे इसकी आईडी नहीं बन पाई है तो आपको बता दें कि 1 से 2 दिन में ये बन जाएंगी। तब तक के लिए आपको जैसे आपको नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर और पीडीएफ लिख के भेजना होगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा, या पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहेंगे तो वो भी मिल जाएगा और देखने को भी मिल जाएगा। तो दोनों चीज़ें आपको मिल सकती हैं। वहाँ से आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। और तो यहाँ से इतनी जानकारियाँ थे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के जितने भी और बचे हुए पार्ट 2 के अनुच्छेद हैं उसके बारे में देखना। तो दोस्तों, हम लोगों ने 51 तक पूरा देख लिया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की अभिवृद्धि तक देखने को मिला है। यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आगे हम देख रहे हैं तो भाग 4 का देखेंगे। यहाँ से हम लोगों को आगे शुरुआत करना है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं भाग 4 का जो है वो यूएसएसआर के संविधान से लिया गया, यानी कि आप देखेंगे तो रूस के संविधान से प्रेरित है। इसे जो है मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया था, जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे यह जोड़ा गया था। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि जो संविधान संशोधन है इसमें आप 11 मूल कर्तव्य देखने को मिलेगा। जब शुरुआत में जोड़ा गया था तो यहाँ पे 10 ही मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, बाद में एक जोड़ा गया है। तो आप यहाँ से 11 मूल कर्तव्य हैं। आपको यहाँ पे याद जो रखना है तो वो ये याद रखना है कि आपको देखेंगे तो यूएसएसआर यानी रूस के संविधान से लिया गया, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन अगर देखना है तो 42वां संविधान संशोधन 1976 क्या है, 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। यहाँ से आपको इतनी बातें जरूर याद रखना है। और मूल कर्तव्य कितने हैं तो 11 हैं। और ये भी चीज़ पूछी जाती हैं कि शुरुआत में मूल कर्तव्य कितने थे। आपको बताना है कि शुरुआत में जो मूल कर्तव्य थे वो 10 थे, बाद में एक मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया है। और इसके बाद आपको यहाँ से इतनी चीज़ें भाग 4 का से आपको याद रखना है। इतने से ज़्यादा यहाँ से कोई सवाल नहीं बनेंगे। अब अगर आपको ज़्यादा याद रखना है तो आप एक बार जो है जितने भी मूल कर्तव्य हैं उसको देख सकते हैं और याद रख सकते हैं। हालांकि याद रखना भी बहुत ही बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे कर्तव्य क्या क्या हैं। तो चलिए आइए लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टि से आपको एक जान लीजिए, अगर इस तरह से है तो वो आपको आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ से सवाल नहीं बनते हैं कि ये हमारे मूल कर्तव्य हैं या नहीं। जब कभी बन जाते हैं तो बड़े एग्ज़ामों में बनते हैं, तो आप एक बार उसे ज़रूर देखेंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जितने भी हमने अनुच्छेद पढ़ा है उनकी विचारधाराएँ क्या हैं। तो विचारधाराओं के बारे में अगर हम जानेंगे तो यहाँ पे आपको 3 तरह की देखने को मिल जाएंगी। तो ये क्या क्या है ये देखने को मिलेंगे। तो गांधीवादी जो विचारधाराओं के अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद आएंगे वो हम देख लेंगे। ये बड़े एग्जामों में बनते हैं, छोटे एग्जामों में यहाँ से सवाल नहीं बनते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो जैसे यूपी पीसीएस हो गया, या राज्य स्टेट के जितने भी पीसीएस एग्जाम हैं, या आरओ एआरओ के एग्जाम बनेंगे, या फिर आप और इससे बड़े यूपीएससी एग्जाम में वहाँ पे आपको यहाँ से देखने को सवाल जरूर मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 40 आपको गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित देखने को मिलेगा। 43 देखेंगे तो ये भी मिलेगा। 43 अगर का या ए के रूप में दिया होगा तो ये भी आपको गांधीवादी विचारधारा से देखने को मिल जाएगी। अनुच्छेद 46 की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से भी देखने को, अनुच्छेद 47 और 48 ये जो हैं इतने अनुच्छेद आपको गांधीवादी विचारधाराओं से प्रेरित देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रख लेना है।
समाजवादी विचारधारा, अगर बड़े एग्जाम दे रहे हैं, छोटे एग्जाम दे नहीं, अगर छोटे एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये कंपलसरी नहीं है कि आप याद रखेंगे इस चीज़ को, लेकिन बड़े एग्जाम दे रहे हैं तो आप जरूर से जरूर याद रखेंगे। यहाँ से सवाल बनते हैं, जब भी सवाल कठिन बनाना होता है तो सवाल यहाँ से जरूर बन जाते हैं। समाजवादी विचारधारा की अगर हम बात कर रहे हैं तो समाजवादी विचारधाराओं में आज अनुच्छेद 38, 39, 41, 42, 43 और 46 आपको देखेंगे समाजवादी विचारधारा देखने को मिल जाएगी। और उदारवादी अगर विचारधारा की बात कर रहे हैं तो उदारवादी आपको 44 में, 45 में, अनुच्छेद 48A, 49 में, 50 में और 51 में देखने को मिलेंगी। तो यहाँ से आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं, हम देख लेते हैं भाग 5 से। आज हमें शुरुआत करना है। भाग 5 में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको भाग 5 जो है वो अनुच्छेद 52 से देखने को मिलेगा। कहाँ से? अनुच्छेद 52 से आपको अनुच्छेद 151 तक आपको भाग 5 देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे हम राष्ट्रपति। किसको? तो राष्ट्रपति को देखेंगे। तो राष्ट्रपति की अगर हम बात कर रहे हैं तो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 तक राष्ट्रपति देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए आइए शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 52 की। तो अनुच्छेद 52 में हम देखेंगे तो राष्ट्रपति का एक पद होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति का एक पद देखने को मिल जाएगा। आपको यह पद जो है यूके यानी ब्रिटेन के संविधान से आपको ये पद देखने को मिलेगा। ये आपको जरूर याद रखना है। आपने देखा मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो आप देखेंगे यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। मौलिक अगर यहाँ पे राष्ट्रपति के पद की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति के पद जो है आपको ब्रिटेन के संविधान से देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 53 की तरफ। तो अनुच्छेद 53 में आप देखेंगे तो कार्यकाल देखने को मिलेगा। क्या है? कार्यकाल, और कार्यपालिका का प्रधान देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको कार्यपालिका के प्रधान देखने को मिलेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि जितने भी काम होंगे भारत में वो सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। जैसे अगर किसी भी विदेशी समझौता हुआ है तो वहाँ पे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ही होते हैं। अगर मान लीजिए भारत में कोई बिल पास हो रहा है तो वहाँ पर भी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर देखने को मिलते हैं। यानी जितनी भी कार्यपालिका जो काम करती है वो सारे के सारे आपको राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर ही देखने को मिल जाते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति यहाँ के सर्वे सर्वा, कार्यपालिका के सर्वे सर्वा होते हैं। अगर बात कर रहे हैं, हाँ, लेकिन काम कराने के लिए आपको प्रधानमंत्री देखने को मिल रहे होंगे। अमूमन आपको प्रधानमंत्री देखने को मिलेंगे, लेकिन ये चीज़ें जहाँ से पूछे जाएंगी तो वहाँ पे आपको कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है तो आपको राष्ट्रपति लगाना है। चलिए अनुच्छेद 54 की हम बात कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 54 में निर्वाचन की प्रणाली क्या है? निर्वाचन की प्रणाली की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि प्रणाली और पद्धति दोनों में अंतर है। तो प्रणाली अलग चीज़ है, पद्धति अलग चीज़ है। यहाँ प्रणाली क्या है? एकल संक्रमणीय पद्धति आपको अपनाई गई है। तो इसमें आप देखेंगे इसके इसमें कौन भाग लेता है, ये चीज़ें हम देख लेते हैं। कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित होते हैं मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सांसद। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं सांसद में कौन कौन से लोग आते हैं। तो यहाँ से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो लोग शामिल होते हैं। अगर विधानमंडल की बात कर रहे हैं तो विधानमंडल में आप देखने को पाएंगे कि विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ये लोग शामिल होते हैं। यहाँ पे क्या है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको विधानसभा देखने को, विधान परिषद शामिल नहीं होती है। विधान परिषद ना शामिल होने की वजह है विधान परिषद बाद में अगर शामिल होने की संभावना होगी तो हो सकती है। अब इसको क्यों नहीं शामिल होता है ये चीज़ें थोड़ा सा हमको समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखते होंगे कि भारत में जो विधान परिषद है वो केवल 6 राज्यों में ही देखने को मिल जाती है। तो विधान परिषद, तो यहाँ पे जब 6 राज्य हैं, अन्य राज्यों में विधान परिषद नहीं है, तो हो सकता है यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव में किसी तरह से अपनापन होने की संभावना होती है। तो अब जैसे 6 राज्यों में है, किसी राज्य से राष्ट्रपति के चुनाव होना है तो वहाँ से अगर राष्ट्रपति के चुनाव होने संयोगवश वो लोग अगर होंगे तो हो सकता है अपने यहाँ के राष्ट्रपति चुनने के लिए वो लोग उनको मत कर सकते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ से नहीं किया जाता है। जब भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था हो जाएगी तो इन लोगों को भी शामिल कर लिया जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव में। आपको इतना याद रखना है कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अब इसकी वजह आप जान गए होंगे कि केवल 6 ही राज्यों में विधान परिषद है, इसलिए ये लोग इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। जब भी भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था हो जाएगी तो इन्हें भाग लेने का मौका मिल जाएगा।
आगे थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा भी भाग लेती है, जैसे दिल्ली और पांडिचेरी। अब दिल्ली और पुदुचेरी की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों को आपको याद रखना है। अगर पूछेगा कि केंद्र शासित प्रदेशों में कौन कौन भाग लेता है, तो आपको दिल्ली और पांडिचेरी याद रखना है। यहाँ के जो विधानसभा के सदस्य हैं वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि अभी 6 राज्यों में हमने आपको पहले ही बता दिया है। आगे थोड़ा सा देखते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन तथा राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती है। अब क्यों नहीं दी जाती है, ये भी थोड़ा सा बात समझने वाली है कि अगर जैसे समझ जाएंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। इसीलिए मेरा उद्देश्य रहता है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये लोग भाग क्यों नहीं लेते हैं। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं। अब इनको भाग इसलिए नहीं लेने दिया जाता है क्योंकि ये हो सकता है कि राष्ट्रपति अगर अगली बार चुनाव में, जैसे इस बार राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो इस बार राष्ट्रपति जो चुने जाएंगे वो हो सकता है अगली बार भी राष्ट्रपति बनने के लिए आए, राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हो जाएं। जब राष्ट्रपति चुनाव में अगली बार खड़े हो जाएंगे, तो ये जो सदस्य हैं, ये सदस्य हो सकता है इन राष्ट्रपति साहब को चुनने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से जो है चुनाव जो है 14 सदस्य जो हैं, यानी 12 ये और 2 यानी दोनों मिला के 14 हो गए। तो 14 सदस्य हो सकता है कि जिन राष्ट्रपति साहब ने चुना है उन्हीं को मत कर दें। इस वजह से इन्हें यहाँ से बाहर रखा जाता है कि आप जो है चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन लोग भाग लेते हैं, तो आप बताएंगे कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ से आपको इतनी चीजें समझ में आ गई हैं। उम्मीद है आपको अनुच्छेद 54 तक पूरा समझ में आ गया है। एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं अनुच्छेद 54 तक। तो 52 में आप देखेंगे राष्ट्रपति का एक पद होगा। इसका जो है यूके के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 53 में देखेंगे तो इनके कार्यपालिका के प्रधान माना जाता है, ये कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। अनुच्छेद 54 की बात कर रहे हैं तो निर्वाचन की प्रणाली क्या होगी, तो एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा इनका चुनाव होता है। अब कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, तो लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये आपको याद रखना है। ऊपर से आपको याद रखना है दिल्ली और पुदुचेरी के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्य ही भाग लेते हैं। आगे हम चल रहे हैं अगले अनुच्छेद 55 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अनुच्छेद 55 में देखेंगे आपको देखने को मिल जाएगा कि इनकी जो है पद्धति क्या है। अब पद्धति और प्रणाली आप देखे हैं, दोनों में हमने कहा था कि अंतर है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि जितने भी किसी राज्य के जो सदस्य होते हैं उनके वोटों की वैल्यू क्या होगी और वो किस तरह से वोट देंगे, इन चीज़ों का विवरण आपको देखने को मिलेगा। तो होता क्या है, जैसे एक राज्य है, अब इस राज्य में जितनी जनसंख्या होगी, यानी जनसंख्या और उसके बाद गुणे 1000 करेंगे, क्या है गुणे 1000 बटा वहाँ के जो विधानसभा सदस्य होंगे, सदस्य से भाग देने पे जो भी वैल्यू आएगा उस राज्य के जितने भी सदस्य होंगे उनकी वैल्यू, एक वोट की वैल्यू वही आएगी। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे अगर एक सदस्य है, तो एक सदस्य किसी, अगर मान लीजिए 3 से 4 लोग खड़े हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, तो वो 1/2 वोट कर सकता है, 1 वोट कर सकता है, 1/3 वोट कर सकता है, 1/4 वोट कर सकता है। इस तरह से अपने वोट को कई लोगों में बांट सकता है, यानी विभाजित कर सकता है और वोट को मतदान कर सकता है। तो ये व्यवस्थाएं आपको यहाँ से सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आगे हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 56 की। तो कार्यकाल इनका देखने को मिल जाएगा आपको। तो जो कार्यकाल होता है इनका, ये 5 वर्ष आपको देखने को मिल जाएगा। क्या है, कार्यकाल 5 वर्ष देखने को मिल जाएगा। अनुच्छेद 57 में बात करेंगे तो एक ही व्यक्ति जो है वो दोबारा निर्वाचित हो सकता है, यानी कई बार निर्वाचन हो सकता है। यहाँ पे किसी तरह का बाउंडेशन नहीं है कि आप 2 बार या 3 बार ही निर्वाचित हो सकते हैं। इस तरह का कोई भी बाउंडेशन नहीं है। आप कई बार मतलब आप
केवल जीवित रहिए तब तक आप चुनाव लड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। 58 में अगर हम देखेंगे तो योग्यता यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, यानी राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए ये आपको देखने को मिल जाएगी। योग्यता में आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता आप रखते हो। इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आप जो है राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो सकते हैं। आगे अनुच्छेद 59 में अगर हम देख लें तो अनुच्छेद 59 में देखेंगे दशा एवं शर्तें, यानी इसमें 50 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए तथा 50 सदस्य आपके अनुमोदक होना चाहिए, तब जाके आप राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होंगे। नहीं तो आप ऐसे सोच लीजिए कि अगर इस तरह का व्यवस्था नहीं होगी तो कोई भी जाके खड़ा हो सकता है, एक आम व्यक्ति भी जाके खड़ा हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि यहाँ पे आपको 50 प्रस्तावक देखने को 50 आपको प्रस्तावक होने चाहिए और 50 जो है अनुमोदक होने चाहिए। आगे देखेंगे तो पहली शर्त है यहाँ पे कि पागल या दिवालिया ना हो। दूसरा क्या है, किसी लाभ के पद पर ना हो। किसी लाभ के पद के मतलब होता है कि जैसे आप जो है दरोगा हैं, पुलिस हैं, एसपी, डीएसपी, इस तरह के कि कोई पद ना हो, या कोई और सरकारी विभाग के किसी भी तरह के में ना हो। लेकिन सेवा के पद पे अगर हैं आप, अगर आप सेवा के पद पे हैं तो आप निर्वाचन में खड़े हो सकते हैं। क्या है, सेवा का पद। सेवा के पद में जैसे होता है जो इंटर कॉलेज के टीचर होते हैं वो सेवा के पद पे होते हैं, यानी प्रोफेसर जो होते हैं वो सेवा के पद पे होते हैं। तो ये से लोग जो है सेवा के पद पे जो होते हैं उन्हें जो है खड़े होने की अनुमति होती है। आगे बात करते हैं 60 की। तो 60 में आप देखेंगे तो शपथ ग्रहण देखने को मिलेगा। क्या है, शपथ ग्रहण देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इन्हें शपथ दिलाता है। जो सीनियर होगा या तो मुख्य न्यायाधीश होंगे, या अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो सीनियर सदस्य होगा वो इनको शपथ दिलाने का कार्य करता है। अनुच्छेद 61 की अगर हम बात कर रहे हैं तो अनुच्छेद 61 में महाअभियोग देखने को मिलेगा। अब महाभियोग प्रारंभ करने के लिए 25% यानी 1/4 सदस्य तैयार होने चाहिए, वह किसी भी सदन के सदस्य हों, और 2/3 यानी 66% सदस्यों ने अगर बहुमत प्राप्त कर दिया है तो बिल को अगले सभा के लिए भेज दिया जाए। जैसे अगर राज्यसभा से शुरुआत हो रही है तो विधानसभा मतलब राज्यसभा से, तो यहाँ जो है लोकसभा में भेज दिया जाएगा। अगर लोकसभा से शुरू हो रहा है तो ये राज्यसभा को भेज दिया जाएगा। इस तरह से अब सबसे पहले 25% सदस्य आने चाहिए। इसके बाद क्या होता है कि जब यहाँ से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है कि आपके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया चालू हो गई है, और उन्हें 10 दिन का मौका दिया जाता है। तो 10 दिनों में वो क्या करते हैं, अपने जो है अगले जो सभा होती है वहाँ पे लोगों को संबोधित करते हैं कि देखिए किसी भी जिस मतलब मुद्दे पर हो रहा होता है कि ये मुद्दा इस तरह से नहीं, ऐसे ऐसे है, मतलब अपने पक्ष की बातें बताते हैं, लोगों को सहमत करते हैं। अगर वहाँ पे सहमत नहीं कर पाते हैं और फिर से यही प्रक्रिया हो जाती है कि अब यदि यहाँ से भी 2/3 यानी 66% बहुमत प्राप्त हो जाता है, लेकिन दूसरे सभा से पे भेजने पर, अब क्षमा कीजिएगा एक चीज़, 14 दिनों का प्रस्ताव है। 10 दिन हमने बोल दिया था, तो 10 दिन नहीं है, ये 14 दिन पहले उन्हें सूचित कर दिया जाता है, और 14 दिनों में वो अपनी इस तरह के भाषण देते हैं, उन लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, जो अगले सभा के सदस्य होते हैं उनको समझाने का प्रयास करते हैं। जब वो सहमत हो जाते हैं या नहीं सहमत होते हैं, जैसा भी होता है, लेकिन एक बार फिर से प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। अगर वहाँ से फिर से 2/3 सदस्यों ने सहमत हो गए अगले सभा से, तो इनके महाअभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है, और ऐसा हो जाता है कि राष्ट्रपति को यहाँ से हटना पड़ेगा। आपको उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपको यहाँ से आप देख लेंगे, एक बार फिर से मैं कह दे रहा हूँ कि 10 नहीं है, वो 14 दिन का समय दिया जाता है इनको, कि आप 14 दिन के अंदर अपनी जो है जितनी भी मतलब लोगों को सहमत कर सकते हैं, नहीं तो आगे भी ये प्रक्रिया चालू होगी। और प्रक्रिया में अगर आप 2/3 सदस्यों ने हामी भर दिया कि हाँ ये चीज़ सही है और इन्हें यहाँ से हटाना चाहिए, तो आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा। एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं अनुच्छेद 52 से
देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 52 में देखेंगे राष्ट्रपति का एक पद होगा। अनुच्छेद 53 में देखेंगे कार्यपालिका के प्रधान होंगे। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन की प्रणाली क्या होगी, तो एकल संक्रमणीय पद्धति होगी। अप्रत्यक्ष प्रणाली के साथ एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है। कौन कौन लोग भाग लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य जो है निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। या इसमें एक चीज़ और देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य भी भाग देखने को मिल जाएंगे। आगे अगर हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 55 की, तो 55 में निर्वाचन की पद्धति देखने को मिलेगी। अनुच्छेद 56 में अगर देख लें तो 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। अनुच्छेद 57 में एक व्यक्ति कई बार निर्वाचित हो सकता है। अनुच्छेद 58 में हम देखेंगे तो योग्यता देखने को मिल रही होगी। अच्छा, अनुच्छेद 62 की अगर हम बात कर रहे हैं तो दशा एवं शर्तें हैं, यानी 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। अनुच्छेद 60 में अगर हम बात कर रहे हैं तो शपथ ग्रहण इनका हो जाएगा। अनुच्छेद 61 में देखेंगे तो यहाँ पे आपको अनुच्छेद 61 में इनके महाभियोग की पूरी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अनुच्छेद 60 में आप एक चीज़ और देख लीजिए, मुख्य न्यायाधीश जो भारत के होते हैं वो या तो वहाँ के जो सीनियर सदस्य होते हैं वो जो है इनको शपथ दिलाने का काम करते हैं। उम्मीद है आपको अनुच्छेद 60 तक समझ में आया होगा। अनुच्छेद 52 से पूरा याद हो गया होगा। आप इसी तरह से याद करने का प्रयास करेंगे तो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें, और यहाँ से जो भी प्रश्न बनेंगे आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो विधायी कानून देख लेते हैं। तो आत्मकारी सांसद से आने वाले बिल को मानने से इनकार कर दें, निलंबनकारी पुनर्विचार हेतु लौटा दें, और यहाँ पे पॉकेट बिल यानी ज्ञानी जैल सिंह ने। अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ये आप देख रहे होंगे कि जो राष्ट्रपति होंगे उनकी पावर क्या है, इस चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। तो आत्मकारी सांसद में आने वाले बिल को मानने से इनकार करना, यानी जो बिल आ रहा है उसको ना माने, ये इनका अधिकार होता है। निलंबनकारी पुनर्विचार के लिए ये किसी बिल को वापस लौटा सकते हैं, ये भी इनका अधिकार होता है। पॉकेट बिल यानी कि कोई भी बिल आया है उसको अपने पास रख लें और उस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया ना दें, ये भी इनके अधिकार में क्षेत्र में आता है। कार्यपालिका की अगर हम बात कर रहे हैं तो विशेषाधिकार में इनको जो है टैक्स, फौजदारी, दीवानी से मुक्त रहेंगे जब तक ये उस पद पे रहेंगे। अगर विवेकाधिकार की बात करें तो मंत्रिमंडल के को त्रिशंकु हो जाने पर ये अपने विवेक से काम करने लगेंगे, यानी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। और अगर न्यायिक शक्ति की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखे होंगे अनुच्छेद 72 जो है वो क्षमादान की प्रक्रिया अपनाता है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को ये शक्ति प्रदान होती है कि कोई व्यक्ति अगर वो जैसे कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 2 बेंच, 3 जो जितने भी अधिकतम बेंच होती हैं वहाँ से अगर वो सजा पा चुका है तो राष्ट्रपति ही एकमात्र विकल्प होते हैं, उनकी सजा को कम कर सकते हैं या उनकी सजा को समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको अनुच्छेद 72 में ये शक्ति प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय आपात की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय आपात 352 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो 352 में क्या क्या है, तो जर्मनी से राष्ट्रीय आपात देखने को मिला है। तो वाह्य आक्रमण के समय क्या है, वाह्य आक्रमण के समय, युद्ध काल के समय, सशस्त्र विद्रोह के समय, आंतरिक अशांति के समय। आंतरिक अशांति जो है जब 1972 में इंदिरा गांधी के समय हुए थे तब जो है इस तरह के आपातकाल जारी किए गए थे। इतनी चीज़ें होने पर राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, यानी वाह्य आक्रमण हो जाए, किसी देश से युद्ध हो जाए, और इसके बाद सशस्त्र विद्रोह हो जाए, आंतरिक अशांति हो जाए, तो इस तरह में जो है आपातकाल की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 352 उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं तो मंत्रिमंडल के लिए कि लिखित सलाह पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लागू हो सकता है, लेकिन यह केवल 30 दिनों तक ही लागू रहेगा। इसे 30 दिनों के अंदर ही सांसद से अनुमोदन आवश्यक है, अन्यथा राष्ट्रपति आपात जो है वो समाप्त हो जाएगा। यानी जब भी राष्ट्रपति के शासन यानी राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाएगी तो यहाँ से आप देखेंगे जैसे तत्काल में होना है तो राष्ट्रपति के अनुमति से ही 30 दिनों के लिए कर दिया जाएगा, लेकिन अगर इसे आगे बढ़ाना है तो आप देखेंगे कि ये सांसद के अंदर जो है इसको अनुमति कराना आवश्यक है। अगर सांसद के अंदर इसकी अनुमति प्राप्त हो जाती है तो आगे बढ़ा दिया जाता है, नहीं प्राप्त होती तो यहीं पे राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाता है।
सांसद के 2/3 यानी 66% से होना आवश्यक है। अनुमोदन हो जाने पर यह आपातकाल 6 माह का होता है। इसी प्रकार से 6 माह तक अनंत समय तक बढ़ाया जा सकता है। जिस दिन से 352 लागू होगा, अब यहाँ पे क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि आप देखेंगे कि जिस दिन से 352 लागू होता है उसी दिन से स्वतः ही 358 लागू हो जाता है। यानी 352 अगर लागू हो रहा है तो 358 भी लागू हो जाएगा, और 358 जो होता है अनुच्छेद 19 को समाप्त कर देता है। क्या समाप्त करें? अनुच्छेद 19 तुरंत ही समाप्त हो जाता है। यहाँ से आगे देखते हैं तो और इसी प्रकार से 352 के साथ 358 भी लागू हो जाता है। यह 359 लागू होगा। 352 के साथ क्या क्या चीज़ें लागू होती हैं ये चीज़ देख लीजिए आप। 352 जब भी लागू होगा तो 58 लागू हो जाता है, इसके साथ स्वतः ही 359 लागू हो जाएगा स्वतः ही। और ये क्या करते हैं, अनुच्छेद 19 को, अनुच्छेद 20, 21 और 22 को छोड़कर सभी अधिकारों को निलंबित कर देते हैं। यानी कि आपके कोई भी मौलिक अधिकार नहीं रहेंगे, केवल 21 और 22 को छोड़ के। आगे बात करते हैं, आपातकाल उसी जगह पर लागू होगा जहां पर आक्रमण, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे अगर पंजाब में किसी तरह से हमला हुआ है तो वहीं पर आपातकाल लागू होगा, ना कि पूरे देश में। आगे बात करें हैं, चुनाव के साल में के लिए स्थगित कर दिया जाए। यानी चुनाव भी अगर इनका होना है तो चुनाव भी अगले साल के लिए स्थगित कर दिया जाता है जहां पर आपातकाल लागू होता है। राष्ट्रीय आपात के समय देश आवश्यक होगा, नियम कानून नहीं। यानी कि अगर आप किसी भी तरह के नियम कानून की बात करेंगे तो वहाँ पे माना नहीं जाता है। सर्वप्रथम जो है आपको देश देखना होता है, देश किस तरह से बचेगा उसी तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं। अनुच्छेद 355 में कोई भी राज्य संविधान के अनुसार शासन करे। राज्य संविधान यानी बहुमत न होने पर, अशांति होने पर राज्य सरकार को भंग किया जा सकता है अनुच्छेद 355 के द्वारा। 365 में अगर देखेंगे तो इसमें राज्य सरकार को संघ सूची के विषय पर केंद्र सरकार के कानून मान्य होंगे। यानी जैसे नोट राज्य सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा जारी मुद्रा ही चलानी होगी, ना कि अपने द्वारा। अगला है, संघ सूची के विषय का उल्लंघन करने पर राज्यपाल इसकी सूचना राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को इस प्रकार से विचार कर सूचना पुनः राष्ट्रपति को देंगे। राज्य सरकार विफल हो गई है, यदि हो गई है तो राष्ट्रपति राजकीय आपात 356 लाएंगे मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर। अगला पॉइंट है, इस आपात की अवधि जो है वो आप देखेंगे तो ये 60 दिनों की होती है। कितने दिन की? 60 दिन की। यानी कि 60 दिन की होती है, और इसे आगे बढ़ाने के लिए सांसद से अनुमोदन लेना होगा साधारण बहुमत के द्वारा 1/2, यानी 6 माह कर 3 साल तक इसे बढ़ाया जा सकता है। 3 साल के बाद आपको यहाँ पे चुनाव कराने होंगे। इस दौरान बजट संसद में पेश होता है। जैसे जिस राज्य में आपातकाल लागू हुआ है उस राज्य में यहाँ पे जो मतलब बजट होगा वो सांसद द्वारा पेश किया जाने लगेगा। लेकिन यहाँ की जो हाई कोर्ट है उस पर किसी तरह का प्रभाव नहीं होगा। हाई कोर्ट अपने हिसाब से अपना काम करती रहेगी। अगर वित्तीय आपात की हम बात कर रहे हैं तो वित्तीय आपात जो हो आप देखेंगे तो वित्तीय आपात मौखिक सलाह पर लागू होता है। यानी कि अगर जब वित्तीय आपात लागू होना होता है तो वहाँ पे जो है जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो मतलब सबको बताते हैं वित्तीय आपात लागू होगा। जब लोग हाथ ऊपर उठा के हाँ बोल देते हैं तो वहाँ पे वित्तीय आपात लागू कर दिया जाता है कि हाँ वित्तीय आपात लागू होना चाहिए। तो इस प्रकार से वित्तीय आपात लागू हो जाता है। राष्ट्रपति द्वारा अनंत समय तक लागू किया जा सकता है। इसे हटाने के लिए सांसद का अनुमोदन आवश्यक है। इसका प्रयोग आज तक भारत में नहीं किया गया है। यानी भारत में वित्तीय आपात कभी भी लागू नहीं हुआ है। आपातकाल के दौरान सरकार जो है वो संघात्मक ना होकर एकात्मक हो जाती है। क्या हो जाती है? संघात्मक सरकार नहीं रह जाती है, यानी एकात्मक हो जाती है। यानी एक सरकार जो है अपना काम करने लगती है। 352 में आपने देखा है कि राष्ट्रीय आपात देखने को मिलता है। यहाँ से थोड़ा चीज़ समझने का प्रयास करेंगे तो 352 में आप राष्ट्रीय आपात देखेंगे। यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है, लिखित अनुमोदन द्वारा 2/3 सदस्यों के, और
6 माह तक, अनंत समय तक यह बढ़ाया जा सकता है। क्या है? अनंत समय तक। इसके बाद हम देखें 356 में राजकीय आपात। राजकीय आपात जो है वो 1/2 सदस्यों के साधारण बहुमत से 6 माह तक 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। कितने समय तक? 3 वर्ष तक या बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद राज्य में आपको चुनाव कराने होंगे। इसके बाद अगर हम देखते हैं अनुच्छेद 360 की बात कर रहे हैं तो 360 में वित्तीय आपात है। यूएसए के संविधान से लिया गया है, मौखिक है, ध्वनि के आधार पर इसे अनंत समय तक लगाया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको जितने भी राष्ट्रीय आपात थे वो चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपात 3 बार लागू हो चुका है। तो कब कब लागू हुआ है ये चीज़ें आप देख लीजिए। 1962 में भारत और चीन के युद्ध के समय, 1971 में बांग्लादेश के युद्ध के समय और बांग्लादेश जब बना था उस समय, और 1975 में आंतरिक अशांति के कारण 3 बार राष्ट्रीय आपात की लागू किया गया है। और सबसे अधिक बार अगर राजकीय आपात देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा 10 बार। कितने हैं? 10 बार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको ये चीज़ें याद रखना है। प्रथम बार कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये चीज़ें जरूर जानना है। तो जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद मृत्यु हुई थी उसी समय बीबी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। यानी कि बीबी गिरी जो थे वो उपराष्ट्रपति के पद पर उस समय चुने गए थे, तो उन्हें जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दी। अब जैसे आप जानते होंगे कि जब भी कोई भी मतलब जो उपराष्ट्रपति होता है वही जो है जब राष्ट्रपति के ना होने पर राष्ट्रपति के पदों का निर्वहन करता है। तो इन्होंने क्या किया था कि उपराष्ट्रपति के पद से ही इस्तीफा, जब उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिए तो आप राष्ट्रपति कैसे बन सकते हैं, इस चीज़ को इनको समझना चाहिए था। लेकिन इन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया। इन्हें हटाकर मोहम्मद हैबतुल्ला, कौन है? मोहम्मद हैबतुल्ला जो थे वो उस समय जो है मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। उन्हें जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि यहाँ से सवाल कैसे बनेगा कि कौन से ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिन्हें जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद प्राप्त हुआ था। तो आपको यहाँ पर मोहम्मद हैबतुल्ला हैं, इन्हें जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद मिले थे। आगे हम बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति की। तो यहाँ से हम उपराष्ट्रपति देखेंगे अनुच्छेद 63 से। उम्मीद है आप लोगों को अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप देखे होंगे राष्ट्रीय आपात 352 और फिर राजकीय आपात 356 और वित्तीय आपात 360। ये चीज़ें आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी, आपको याद भी हो गए होंगे। तो चलिए आप शुरुआत करते हैं उपराष्ट्रपति की।